Hey everyone, in this video we are going to discuss about the budget। तो इसमें हम पहली बात करेंगे बजट होता क्या है, बजट के कुछ प्रोविजंस और फिर बजट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट मैं एक बात बता दूं, इस वाले टॉपिक को हमें मिस आउट करना ही नहीं है क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इससे इकोनॉमिक्स जो है हमें बहुत इजी लगने लगती है और सारे कॉन्सेप्ट मोस्टली रिवाइज भी हो जाता है और करंट अफेयर्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। ठीक है, अब हम बात करें बजट होता क्या है। बजट एक फाइनेंशियल प्लान है गवर्नमेंट का, जहाँ पे एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की बात होती है। अब प्रेजेंट कौन करता है? प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा, मीन्स करेंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। ठीक है, अगर हम की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 112 जो की बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अगर मैं बताऊं कि बजट जो वर्ड है, बजट जो नेम है वो कहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112। ठीक है, ये हमें याद रखना है। 113 आर्टिकल में क्या दे रखा है? वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ये हम पार्लियामेंट वाले सेगमेंट में और डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी तो बस ओवरव्यू दे दूं इसका तो बहुत ज्यादा बेटर है। आर्टिकल 114 में क्या है? अप्रोप्रिएशन बिल की बात हुई है। टाइप्स ऑफ बजट की अगर हम बात करें तो बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो वो हमारा डेफिसिट बजट हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं रेवेन्यू बजट एंड द कैपिटल बजट। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो इनकम की बात होती है, लाइक टैक्स गवर्नमेंट का मीनिंग सोर्स ऑफ इनकम टैक्स है। एंड नॉन टैक्स जो होते हैं लाइक फीस, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। फीस हो गई, पेनल्टीज हो गई, यहाँ से सब ये नॉन टैक्स है। कैपिटल बजट में बात होती है लोन्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, तो हम बजट स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बजट, फर्स्ट पेज है बजट का ये। बजट में बताया गया कि इंडिया की इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी क्या होगी। विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। इंक्लूजन मीन्स हमें सबका विकास करके चलना है, सबका ग्रोथ लेके चलना है। ठीक है, अगर एम की बात करें तो एम क्या है? ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट्स एंड पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। मींस पोटेंशियल कैपेसिटी को हमें परफॉर्मेंस कैपेसिटी में कन्वर्ट करना है, परफॉर्मिंग कैपेसिटी में कन्वर्ट करना, ये एम है मेन। ठीक है, अगर हम फोर पिलर्स की बात करें तो स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए, मींस फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है। और फिस्कल डेफिसिट से हमें मेन गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करना। इस बजट में जो बात हुई है, सस्टेन ग्रोथ की बात हुई है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है हमें, तभी तो सस्टेन ग्रोथ हो पाएगी। सस्टेन ग्रोथ कब हो पाएगी? जब इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी ढंग से काम करेगी, तो मॉडरेट इन्फ्लेशन चाहिए। ठीक है, ये चार पिलर्स हैं मेरे। अगर हम बात करें कि हाई ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7% की किस किस सेक्टर से आ सकती है, तो एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसी। चाइना से बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं, तो हमें उनको रिड्यूस करना है, बहुत कम लेकर रिड्यूस करना है। ठीक है, अगर हम बात करें फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करनी है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक लेबर रिफॉर्म्स करना है हमें, टैक्स रिफॉर्म्स, फिजिकल रिफॉर्म्स, बहुत सारे टाइप के रिफॉर्म्स हो सकते हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट अप करेंगे। फिजिकल प्रूडेंस, मॉनेटरी स्टेबिलिटी चाहिए, सिटीजन का बेनिफिट होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट एक्शंस, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को हमें बूस्ट अप करना है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बूस्ट अप करना है। ठीक है, अब हम ये जो मेन जो सेगमेंट है, ये जो बजट गया है इस टाइम, ये गया है युवा शक्ति ट्रिपल बजट। अगर गवर्नमेंट का हम संकल्प देखें, मीन्स प्रॉमिस देखें, संकल्प क्या किया उन्होंने? उनने संकल्प किया है कि हमें फोकस करना है पुअर्स पे, अंडर प्रिविलेज्ड पे एंड द डिसएडवांटेज सेगमेंट पे। फर्स्ट कर्तव्य क्या है गवर्नमेंट का? फर्स्ट कर्तव्य है कि एक्सकेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड कर्तव्य है फुलफिल करना एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपल्स, सारी एस्पिरेशंस को, पीपल्स के एस्पिरेशन को फुलफिल करना है। एंड द थर्ड कर्तव्य है विजन ऑफ सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, अगर हम एक्सकेलरेटेड ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो उसमें क्या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और बिल्डिंग रेजिलियंस टू वोटिलिटी ग्लोबल डायनामिक्स। एस्पिरेशन को कैसे फुलफिल करेंगे? पीपल की कैपेसिटी को बढ़ा के, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल इज द एसेट ना, यूथ, मेन यूथ इज द एसेट, रियल एसेट तो यूथ है।
अगर इसकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं तो इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी होगी, क्योंकि मेन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा ना वो आके। तो इसीलिए ये युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। ठीक है, अगर हम बात करें रिफॉर्म्स एक्सप्रेस में क्या क्या हो सकता है, गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, boosting productivity and accelerating growth. Over 350 जो reforms have been rolled out, including GST simplification, notification of labor codes, and the rationalization of mandatory quality control orders. High level committee बनाई गई reforms के लिए, and central government is working with the state government on deregulation and reducing compliance requirements. मेन ये रिफॉर्म्स है। ठीक है, युवा शक्ति ड्रिवन बजट क्यों है, क्योंकि यूथ हमारी इंडिया का सबसे ज्यादा इस टाइम, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है यूथ की। अगर हम बात करें कौन कौन से पिलर्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, फर्स्ट पिलर सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट चाहिए, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, जिससे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप होंगी। जब कंप्लाइंस इजी होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कंप्लाइंस इजी होगा, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएंगी ना, चीज सिंप्लीफाई हो जाएंगी बहुत ज्यादा, समझना वगैरह, समझना बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली चीजें नहीं रहेंगी। ठीक है, फिजिकल मैटर्स में हमें इन्वॉल्व होना है, मतलब फिजिकल डेफिसिट को कम करना है, रिवेन्यू डेफिसिट को भी कम करना है। ठीक है, ये सारे पिलर्स हैं। अगर हम बात करें सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स, मेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें प्रमोट करना है, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस बनना है, इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, इंपोर्ट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अगर हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ गए तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा, और इससे क्या है, हमारी जो टारगेट है, तो इकोनॉमी में हमारा रैंक बढ़ेगा। यस, और इकोनॉमीज में हमारा रैंक बढ़ेगा, इससे क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। इससे इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। यस, तो कौन कौन सी चीजें लाई गई, कौन कौन से सेक्टर में काम करेंगे ये लोग, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन में, बायोफार्मा शक्ति, हाईटेक टूल्स रूम्स इन सीपीएसई मींस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर स्कीम, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स फॉर टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल जो है एक तरीके की लेगेसी है, लेगेसी इंडस्ट्री मीन्स पुरानी इंडस्ट्री है, इसको रिवाइव करना है, इसको एक हमें मॉडर्नाइजेशन तरीके से रिवाइव करना है, तो इसलिए टेक्सटाइल पे बहुत बात हुई है। और इससे क्या होगा, इससे बांग्लादेश का जो इम्पोर्ट है वो कट ऑफ होगा। यस, जो हमारी इंडिया में आता है और जो बाहर की कंट्रीज में जाता है वो भी इम्पोर्ट कट ऑफ होगा, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट रिवेन्यू बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, इसमें बांग्लादेश और चाइना पे बहुत ज्यादा चीजें काटी गई हैं, जिससे हमारा इम्पोर्ट भी कम हो और हम और कंट्रीज में भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, इसलिए टेक्सटाइल की इस बजट में बहुत बात हुई है। Electronics components manufacturing schemes, strengthening domestic manufacturing of high value and technological advanced construction and infrastructure equipments, schemes to revive legacy industrial clusters। अब ये इसकी हम बात कर रहे हैं कि legacy industrial clusters कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं legacy industrial clusters की, legacy industrial clusters क्या होते हैं, अगर मैं बताऊं ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि पुराने जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज थे उनको रिवाइव करना है, उनको न्यू स्ट्रेंथ देनी है, न्यू स्ट्रेंथ देनी है। लाइक बात करूं मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये हैंडलूम तरीके से चलती है, अगर हम इसको मॉडर्नाइज कर दें, इससे प्रोडक्शन ज्यादा बनेगा। अगर हम इसमें एआई को इंटीग्रेट कर दें, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर दें, तो हमारा जो प्रोडक्शन है, कितना कैपेसिटी बढ़ सकती है प्रोडक्शन की। यस,
अगर मैं बात करूँ लेदर इंडस्ट्री, ये सब अभी अंडररेटेड इंडस्ट्रीज हैं। अगर हम इनको रिवाइव करते हैं, एक ग्रोथ देते हैं, तो बहुत बूस्ट अप करेगी हमारी इकोनॉमी इससे। लेदर इकोनॉमी, लेदर इंडस्ट्री हो गया, हैंडलूम हो गया, हैंडलूम्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, ये बहुत अंडररेटेड जो है सेक्टर्स हैं। एमएसएमई बेस्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, तो उनको हमें क्या है, रिवाइव करना है, एक न्यू स्ट्रेंथ देना है। यूथी लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। डेडिकेटेड केमिकल पार्क जो है अनेबलिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, स्कीम्स फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि चाइना सब इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। हम लोग चाइना पे इम्पोर्ट डिपेंडेंट है फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स। तो इसका क्या है, हमें माइनिंग के लिए कोशिश की जाएगी, उसके लिए स्कीम्स बनाई गई है, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। इससे क्या एक ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें टैक्स रिफॉर्म्स क्या क्या लिए गए टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर 5 years टू नॉन रेजिडेंट प्रोवाइडिंग कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते थे लाइक मशीनरी। मशीनरी क्या कर रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, तो ये लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, ये लॉन्ग टर्म रिटर्न देती है, तो ये कैपिटल गुड्स होते हैं जो इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म तक रिटर्न दे। प्रोडक्शन तो रोज रोज हो रहा है इससे, तो ये होते हैं कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरीज, बिल्डिंग्स, टूल्स। कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स में। यस, जिसने पढ़ रखा होगा ना उसको सब कुछ समझ आना होगा। Provisions for safe harbor to non-resident for components of warehouse in the bonded warehouse. Deferred duty payment window to trusted manufacturers. Exemption from basic custom duty on specified parts used in the manufacturing of microwave ovens. Exemption from basic custom duty on raw materials imported for manufacture of aircraft parts. Means manufacturing sector में जो भी imports होते हैं, parts, raw materials, इम्पोर्टेंट है जो भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में, तो उन पे टैक्स का एग्जेम्पशन दिया गया है, टैक्स को कम किया गया है। जिस टैक्स को मेनली एग्जेम्पशन दिया गया है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें थ्री एमएसएमईज के होते, पहले एमएसएमईज को चैंपियंस बोला गया क्योंकि ये 50% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, एक्सपोर्ट्स में। अगर हम बात करें एमएसएमई क्या होता है, पहले हम एमएसएमई देखें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। बेसिक फाउंडेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या है, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर होता है इनकी डेफिनेशन। अगर हम माइक्रो की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो 1 करोड़ से कम ज्यादा होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से, तो माइक्रो में आएगी। स्मॉल में 10 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा, और मीडियम में 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 250 करोड़। की सेक्टर्स की अगर हम बात करें एमएसएमई में, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेड, एग्रो प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पे इनको रजिस्टर करना होता है एमएसएमई को। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई है एमएसएमई के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है एमएसएमई जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, चाहे वो रूरल इकोनॉमी में हो चाहे वो अर्बन में हो। ये एक्सपोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम स्कीम्स लाती है। लाइक इस बजट में बहुत बात हुई है एमएसएमई की। क्रेडिट गारंटी फंड, कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सब्सिडी फॉर मॉडर्नाइजेशन, मार्केट एक्सेस मींस जैम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जहाँ पे ये अपना आइटम सेल कर सकते हैं एमएसएमईज। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस हैं इनको, फाइनेंशियल एक्सेस, टेक्निकल गैप है, इसलिए कॉर्पोरेट मिंत्रास बनाए गए इनके लिए। अभी कॉर्पोरेट मिंत्रास क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, डिजिटल अडोप्टेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड फिनटेक इंटीग्रेशन, ये सॉल्यूशंस है। ठीक है, अगर हम बात करें इक्विटी सपोर्ट दिया गया है इनको, डेडिकेटेड 1000 करोड़ टू एस एम मीन्स
स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को 1000 करोड़ दिए गए। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड विथ 2000 करोड़ प्रोफेशनल सपोर्ट दिया गया है। इसमें कॉर्पोरेट मिंत्रास की बात हुई। प्रोफेशनल सपोर्ट में कॉर्पोरेट मिंत्रास क्या होता है? अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट मिंत्रास की, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो लार्ज कंपनीज जो हैं, वो एमएसएमईज की हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी, मीन्स सपोर्ट करेंगी बिजनेस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में। अगर मैं बात करूं कि कॉर्पोरेट मिंत्रास, समझ आ गया क्या होता है कॉर्पोरेट मिंत्रास? इसका मतलब है कि जो लार्ज कंपनीज हैं, वो एमएसएमई को सपोर्ट करेंगे। स्मॉलर बिजनेसेस लाइक स्पेशली एमएसएमईज को सपोर्ट करेंगे। अगर ये करेंगे क्या? ये कॉर्पोरेट मिंत्रास करेंगे, ये मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो जो भी टेक्नोलॉजिकल गैप है वो खत्म होगा। ये प्रोवाइड करेंगे मार्केट एक्सेस को, कि मार्केट में हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं। यस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिंकेजेस बताएंगे, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल लिंकेजेस। तो ये हो गया प्रोफेशनल सपोर्ट। ठीक है, कॉर्पोरेट मिंत्रास की बात हो गई। और ये ट्रेड्स क्या होता है? लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू ट्रेड्स। लिक्विडिटी मींस विच कैन बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ठीक है, वो गई लिक्विडिटी। अब हम ट्रेड्स की बात करें, ट्रेड्स क्या है? ट्रेड्स है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। लाइक ये सेम कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट कमर्शियल बिल्स का, कमर्शियल बिल्स का, जो मैंने फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट के सेगमेंट में पढ़ा था। लाइक कोई भी एमएसएमई वाली कंपनी है, उसने अपना जो गुड्स है वो सप्लाई कर दिए हैं टू XYZ कंपनी, और इसको जो पैसा मिलेगा एमएसएमई को, वो क्रेडिट पे दिया गया है, सामान है, तो 3 मंथ्स के बाद इसको पेमेंट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये ट्रेड्स पे मतलब अपना जो बिल है, जो बिल जनरेट होगा, वो यहाँ पे दिखा के अपना पैसा ले सकती हैं। इससे क्या है, लिक्विडिटी, पैसा आ जाएगा, तो इससे ये फाइनेंस करके अपना वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकती है एमएसएमईज। तो इससे ये बेनिफिट होगा ट्रेड से, कि अपने बिल को डिस्काउंट करा सकती हैं, लाइक द कमर्शियल बिल जैसे बात की थी, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एमएसएमईज अपना क्विक पेमेंट करके, इनवॉइस को जनरेट करके, सेटल करा के पेमेंट ले सकती है थ्रू बैंक्स और थ्रू फाइनेंसेस। ठीक है, ये होगा ट्रेड्स। तो ट्रेड्स को मैंडेट किया गया है एज अ ट्रांजेक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल परचेज फ्रॉम एमएसएमईज बाय द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। ठीक है, ट्रेड्स वो चीज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स। ठीक है, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट प्रोवाइड किया मैकेनिज्म थ्रू CGT MSE NSE फॉर इनवॉइस डिस्काउंटिंग ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। जेम को भी, मीन्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को भी इसमें लिंक किया गया है ट्रेड्स में। ठीक है, एमएसएमई की बात कर ली। अब हम बात करते हैं रिन्यूइंग द एम्फेसिस ऑफ सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर प्लेज अ वेरी की इंपॉर्टेंट रोल। यस, तो अब हम बात करें सर्विस सेक्टर में, मेन एजुकेशन पे, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट इंटरप्राइज हाई पावर्ड बनाए गए हैं, स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। किसको विजन में रख के? विकसित भारत को विजन में रख के, विकसित भारत। अगर हम हेल्थ की बात करें, तो अपग्रेड एंड एस्टेब्लिशिंग न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स। केयर सिस्टम की बात करें तो डेवलप किया गया एक NSQF को जो है डेवलप किया गया है
to train 1.5 lakh multi-skilled caregivers. मीन्स ये जो है अंडर रेटेड इकोनॉमी है। यहाँ पे कोई एल्डरली जो पीपल्स हैं उनकी कोई केयर करने के लिए अभी कोई लोग इतने ज्यादा ट्रेन नहीं है, तो उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको मल्टी स्किल्ड किया जाएगा कि वो एल्डरली पीपल को केयर कर सके, उनकी हेल्थ मेडिकल सपोर्ट दे सके। तो इसके लिए ये डेवलप किया गया केयर सिस्टम। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा थ्रू आयुष। इस्टेब्लिश किया जाएगा क्या 5 हब्स फॉर मेडिकल वैल्यू प्रोडक्ट टूरिज्म। आयुष के थ्रू भी मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाया गया था, पहले जो आया था बजट उसमें। यस, थ्रू मेडिकल टूरिज्म इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। आयुष की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा, यूनानी, तो 3 न्यू ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे ऑफ आयुर्वेदा, अपग्रेडिंग आयुष फार्मेसीज एंड ड्रग्स टेस्टिंग लैब्स for higher standards of certification ecosystem and upgrading the WHO global traditional medicine cares. अब ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी है क्रिएटिव इकोनॉमी। ये बात हुई है इसी बजट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इससे क्वेश्चन आ। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इसका जॉब क्रिएशन होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगा, एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ेगी और वेल्थ जनरेट होगी। अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नॉलेज बेस्ड, intangible asset, non-mass production, intellectual property rights, innovation and future है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी इज द फ्यूचर। यस, तो कंटेंट क्रिएशन एबीसीडी की बात हुई है इसमें, एबीजीसी की बात हुई है। तो एबीजीसी का मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। इनके लिए क्या है, लैब्स बनाई जाएंगी। इनके लिए 1500 सेकेंडरी स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस में एक कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी एबीजीसी की। ऑरेंज इकोनॉमी क्रिएटिव इकोनॉमी है, जीडीपी में आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रोथ देने वाला है, और ये अभी भी 8% ऑफ द जीडीपी में ग्रोथ दे रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अगर हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन सेटिंग अप अ न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन थ्रू द चैलेंज रूट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एजुकेशन पे आते हैं, तो एजुकेशन में अगर हम बात करें तो 5 यूनिवर्सिटीज टाउन खुल जाएंगे, किसके आसपास? इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स के आसपास। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा इन हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स का पीजी होगा, गर्ल्स का हॉस्टल होगा। सेटिंग अप एंड अपग्रेडिंग ऑफ 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अगर हम टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, सेक्टर हो जाता है, जो कि डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करता है आके इकोनॉमी। तो इसलिए हमें टूरिज्म को प्रमोट करना है। तो टूरिज्म प्रमोट कैसे होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डेवलप करेंगे 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स को इनटू वाइब्रेंट एक्सपेरिमेंट एंड कल्चरल डेस्टिनेशन। अब 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स कौन सी हो जाएंगी? लोथल हो गई, धोलावीरा हो गई, सारनाथ हो गई, हस्तिनापुर हो गई। लाइक आर्कोलॉजिकल साइट्स को रिवाइव करेंगे, 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स को। ये हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लोथल, धोलावीरा वगैरह। तो इन इसको रिवाइव करेंगे, तो इससे क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री को प्रमोशन मिलेगा और टूरिस्ट प्रमोट होगा इससे, और मालूम पड़ेगा कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में क्या कैसे कैसे होता था। इससे क्या है, एक नया चीज सामने आएगी और इससे कल्चरल वैल्यूज बढ़ती हैं। तो इसलिए 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स को रिवाइव किया जाएगा। डेवलपमेंट होगा बुद्धिस्ट सर्किट्स का इनटू नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही क्यों होता है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया, इस वजह से वहां पर सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि वहां पे भी लोग जाएं, समझें और देखें, इसीलिए। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो सेटिंग अप हाई लेवल कम्युनिटी कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर द विकसित भारत टू अलाइन विद द नेक्स्ट इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फेज। इसमें क्या, हमें एनपीए कम करने हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को हमें बूस्टअप करना है। इसमें क्या हुआ है, इसमें इन्वेस्ट करना है 1000 इंसेंटिव ऑफ 1000 करोड़ फॉर द सिंगल इशुएंस ऑफ द फिस्कल म्युनिसिपल बॉन्ड्स ऑफ मोर देन 1000 करोड़। मीन्स अगर 1000 करोड़ का
1000 करोड़ के म्युनिसिपल बॉन्ड्स सिंगल इशुएंस में होता है, मीन्स एक टाइम वन गो में इशू होंगे वो, तो उसमें क्या है 100 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा। इससे म्युनिसिपल बॉन्ड से क्या क्या फायदा मिलेगा? म्युनिसिपल बॉन्ड से, म्युनिसिपल बॉन्ड से फायदा मिलेगा कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है। लाइक ये डायरेक्टली पब्लिक से पैसा रेस करेंगे तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और हेल्प होगा कि सिटीज से रेस करेंगे डायरेक्ट फंड, और वो वहां पे प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं पैसा, लाइक वाटर सप्लाई में, सीवेज में, रोड्स को बनाने में। इसीलिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को जो है प्रमोट किया गया है। Restructuring for Power Finance Corporation and Rural Electrician Corporation, comprehensive review for the FEMM, means foreign exchange management, non-debt instrument rules। टैक्स प्रपोजल की बात करें तो STT मीन्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को ऑन फ्यूचर्स बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 0.02% टू 0.05%। अब STT क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पहली बात, कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ये है डायरेक्ट टैक्स, ये है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जब हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये क्या है, डायरेक्टली कट जाता है तभी सेल या परचेस के टाइम पे ही डिडक्ट हो जाता है। तो इसको बढ़ा दिया गया फ्यूचर्स 0.02% से 0.05%। ठीक है। STT on options, futures और options premium and exercise of options to raised from 0.15 से from rate of 0.1 to 0.125% बढ़ा दिया गया। ठीक है। अगर हम बात करें फार्मर्स, अब इसमें बात हुई है फार्मर्स की नेक्स्ट 1.3 में, कि फार्मर्स की इनकम को कैसे हमें एनहांस करना है, इसमें बजट में बताया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि हमें हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना है। बहुत सारे फार्मर्स हैं वो सेम सेम क्रॉप बार बार लगते हैं, लाइक वीट की हो गई, बार्ले की हो गई, ये राइस की हो गई, तो वही बार बार प्रोड्यूस करते हैं। बट हमें और भी सेगमेंट में जाना है, हमें डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम करना है, तो इसलिए हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया गया। एनिमल हस्बेंड्री की बात हुई है, इसमें सपोर्ट किया है हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को। इसमें बात हुई है डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर द इंडियन कैश्यू एंड कोका की बात हुई है। बूस्ट करना है एंगेजमेंट एंड रिलीवेंस बाय द अलाइनिंग ट्रेनिंग विद द एम्प्लॉय रूल्स। फिशरीज की बात हुई है, सैंडलवुड की बात हुई, सैंडलवुड में क्या है, फोकस कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग में भी हेल्प करेंगे इन द सैंडलवुड। भारत विस्तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत विस्तार क्या है, एक एग्री स्टेट पोर्टल है, एक AI पोर्टल है ये भारत विस्तार। ठीक है। भारत विस्तार। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सेवरल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर लार्ज स्केल एनहांसमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इनविट्स हो गया, रीट्स हो गया, NIIF हो गया, नाफिड हो गया। और पब्लिक कैपेक्स की बात करें, मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर से बेनिफिट क्या होता है, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही क्यों बढ़ाना है। हमने बात की थी, जब हमने डिस्कस किया था कि हमें गवर्नमेंट बजटिंग, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से बेनिफिट होता है, लॉन्ग टर्म असेट क्रिएट होता है, लॉन्ग टर्म असेट क्रिएट होंगे तो इससे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। पहली बात तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्राउडिंग इन होगा, तो फाइनेंस मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्राउडिंग इन ऑफ
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स एफडीआई। अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, फिस्कल स्टिमुलस होगा, ये सारे बेनिफिट्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने से। अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, खर्च करने से कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म रिटर्न भी नहीं होता, और फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी बढ़ रहा होता है, बोरिंग्स बढ़ रही होती है, और वो सही जगह पैसे लगता भी नहीं है। इसलिए तो हमारी इस बार गवर्नमेंट क्या फोकस करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना है। ठीक है। अगर अगर हम बात करें कि सेटिंग इनको क्या, सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर इज गारंटेड फंड टू प्रोवाइड calibrated partial credit guarantee to lenders, recycle of real estate assets of CPSE through the setting up of dedicated REITs। अब आपको ये पता लगाना है कि REITs होते क्या है, इन REITs क्या होते हैं, REITs क्या होते हैं, ये सब पता लगाना है। ठीक है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बनाने हैं जो कि कनेक्ट करेंगे डेनकनी टू सूरत इन द वेस्ट, ऑपरेशनलाइजिंग टू 20 न्यू नेशनल हाईवेज वाटरवेज। लॉन्च करा है कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, जिसको कि हमें बढ़ाना है टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग फ्रॉम 6% टू 12% बाय 2047। लॉन्च करना है सी प्लेन VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम टू इंडियनाइज मैन्युफैक्चरिंग। मतलब यही है कि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करना है। मेन इनका जो टारगेट है, एम है, वो यही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें प्रमोट करना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, यूथ को एम्प्लॉयड करना है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है। ensuring long-term energy security and stability, a scheme to adopt the carbon capture and carbon capture utilization and storage with an outlay of 20,000 crore 20,000 crore। ये सब हो चुका है। अर्बनाइजेशन, सिटी इकोनॉमिक रीजंस, एम्पलीफाई करना है पोटेंशियल ऑफ सिटीज टू डिलीवर द इकोनॉमिक पावर ऑफ, फोकस करना है टीयर 1 टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज पे, टेम्पल टाउन्स पे, क्योंकि इनसे ज्यादा टूरिज्म बढ़ता है टेम्पल टाउन्स में, इसलिए इनको यहाँ पे क्या फोकस करना है। इससे टूरिज्म से क्या फायदा होता है, टूरिज्म से एक फायदा होता है कि एक तो फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी आती है, टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, हमारा कल्चर प्रमोट होता है। इस कल्चर प्रमोट होने के बाद इसमें जो हैंडीक्राफ्ट्स, जो MSMEs हैं, उनको भी ग्रोथ मिलता है। ग्रोथ कनेक्टर्स बनाने हैं, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने बिटवीन द हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू सिलीगुड़ी। और इसमें क्या है, हमें इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना, बिल्कुल भी इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं करना। यस, 1 सेकेंड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं बैटरी लो हो गई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये बात कर रहे थे कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम बनाने हैं हमें, कि इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करना, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल बनाना है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए कि इन्वायरमेंट को भी हार्म ना हो और हमारे ग्रोथ भी हो जाए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। इसमें बात हुई है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की, बात हुई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग की बात हुई है इसमें। फिजिकल मैटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिकल मैटर्स की अगर हम बात करें तो 16 फाइनेंस कमीशन अब क्या है, 16 फाइनेंस कमीशन बन जाएगा इसी साल से, 2026 और कब तक रहेंगे, ये रहेगा 2031 तक 16 फाइनेंस कमीशन। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है इनके रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, रिटेन द वर्टिकल शेयर ऑफ डिवोल्यूशन एट 41% and provisions of 1.4 lakh crore to the states for financial year 27 as a finance commission plans. These include the urban and rural local bodies and disaster management funds. फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है कि हमें फिजिकल डेफिसिट को कम करना है बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस
मतलब अपनी इनकम बढ़ानी है और मैं रिड्यूस करना है स्पेंडिंग को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस करना है और अपनी इकोनॉमी अपनी इनकम इंक्रीज करनी है। इसी को बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टारगेट रीचिंग अ डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 50 प्लस माइनस 1%, मीन्स 49% या 51% के बीच में ही डेट टू जीडीपी रहने वाला है इनके टारगेट के अकॉर्डिंग। कोशिश करेंगे इस बीच में लाने का टारगेट है बाय 2030। ठीक है। The debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in 2026 to 2027 compared to 56.1% of GDP in 2025 to 2026। अगर हम फिस्कल डेफिसिट ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल बोरिंग्स। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो फिस्कल डेफिसिट 6.50% से 4.3% पे आया है, मीन्स कम हुआ है फिस्कल डेफिसिट। ये बात हो रही है 2022-23 से 2025 से 2027 तक की। तो फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, रिवेन्यू डेफिसिट बहुत कम हुआ है। प्राइम रिवेन्यू डेफिसिट पता है, मीन्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, बस मैं यहाँ पर रिवाइज करवा लूँ, इसलिए मैं इन डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। बार बार उसी चीज को रिपीट करने उसको फायदा नहीं होगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्स। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो इससे करेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स मालूम पड़ता है कि हमें इतना कितना इंटरेस्ट पे करना है करेंटली इस साल, तो प्राइमरी डेफिसिट भी कम हुआ है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो स्टेट गवर्नमेंट, तो ये जो ग्रांट्स हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं। तो इसमें क्या है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें से माइनस कर देते हैं ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो वही होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर से नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट में। तो अगर ये नील आ जाता है तो इससे क्या हो रहा है? इससे एसेट क्रिएट होता है। ये जो ग्रांट्स दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, इससे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्रिएट होता है, तो इसीलिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हुआ है। ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर देते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को, मीन्स माइनस नहीं करते। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या आता है? कंफ्यूज हो गए आपको भी। रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, उसको माइनस कर देता है, जिससे क्या निकलता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है, ईआरडी। ठीक है। अगर हम बात करें कि मनी कहाँ कहाँ से आ रहा है, मनी आ रहा है मेन बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज से, फिर आ रहा है इनकम टैक्स से, फिर आ रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स से। तो हम देखें सीरीज वाइज, तो फर्स्ट बोरिंग्स, फिर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, देन जीएसटी से फोर्थ पे, तो फिफ्थ पे देखे हैं तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज लाइक टैक्स, लाइक फीस, पेनल्टीज, उन सब से, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। तो इन सबसे पैसा आ रहा, पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा सबसे ज्यादा जा रहा है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स जो शेयर करना होता है स्टेट से, वो उसमें जा रहा है 22%। फिर जा रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, फिर जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट्स में 20%। तो फर्स्ट ये हो गया, फिर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो हमें गवर्नमेंट का मेन एम है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स को रिड्यूस करना, मीन्स बोरिंग्स कम होंगी पहली बात तो, बोरिंग्स कम लेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट कम पे करनी पड़ेगी। पहले की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो कैसे रीपे कर सकते हैं? टैक्स को बढ़ा के, ये अपनी इनकम को जनरेट करके, या अपनी इनकम को अलग तरीके से जनरेट करके। मेन सोर्स ऑफ इनकम तो टैक्स ही, इसलिए टैक्स जो है जीएसटी इसीलिए लाया गया, डिमोनेटाइजेशन इसीलिए हुआ था कि टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके। ठीक है। मेजर सब्सिडीज 6%, डिफेंस में 11%,
फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 7%, अदर एक्सपेंडिचर्स में 7%। ठीक है। अगर हम रिसीट्स की बात करें तो रिसीट्स क्या है, वेदर कैपिटल रिसीट्स हो सकती हैं वो, या वो रेवेन्यू रिसीट्स हो सकती है। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स आ गया, नॉन टैक्स आ गया, तो ये वो इनकम। कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो लोन्स, तो कैपिटल रिसीट्स जो है वो बड़ी है। मतलब इसमें कैपिटल रिसीट्स में एसेट्स कम होते हैं और लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, तो तभी तो इनकम बढ़ेगी। एसेट्स को अगर लाइक अपनी इंटरप्राइज गवर्नमेंट की पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो उससे इनकम जनरेट होगी। तो बट एसेट जो था वो तो रिड्यूस हुआ ना। रेवेन्यू रिसीट्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रिसीट्स ऐसे हुए, पहले कम फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया फिर बढ़ गया रेवेन्यू रिसीट्स। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी ऐसे ही गया, कभी बढ़ा है कभी कम है, फिर बढ़ गया। अगर हम 2 साल का ट्रेंड देखें तो बढ़ा है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। ठीक है। अगर हम ट्रेंड देखें नेट रिसीट्स ऑफ सेंटर, टोटल ट्रांसफर ऑफ टू सेंटर इन ड्यूटीज, वो भी बढ़ा ही है। एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा मेजर आइटम्स में, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है ट्रांसपोर्ट में, देन डिफेंस में, देन रूरल डेवलपमेंट में, होम अफेयर्स में, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एजुकेशन, देन एनर्जी, देन हेल्थ। मेन सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है ट्रांसपोर्ट में। अगर ये एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हमें सीक्वेंस वाइज लगाना है, तो ट्रांसपोर्ट तो हम एलिमिनेट ही कर देंगे अगर जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा। तो यही चीज है, क्योंकि हमें लगेगा कि हेल्थ पे ज्यादा होता होगा, डिफेंस में ज्यादा होता होगा, एक्सपेंडिचर डिफेंस में ज्यादा होता होगा, बट नहीं। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है ट्रांसपोर्ट को, फिर डिफेंस में होता है, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर होम अफेयर्स, फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी एंड टेलीकॉम, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर को। ये सारे एक्सपेंडिचर्स है। तो बजट कंप्लीट हो गया। बजट हमने पूरा पढ़ लिया एक साथ बैठ के, एक ही बार में पढ़ लिया। और मैक्स टू मैक्स ये वीडियो 40 से 45 मिनट्स की बनी होगी, तो आप बस बजट को इसको पढ़िए, इस वीडियो से शॉर्ट नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अभी से। तो इससे क्या होगा, हमें एंड में अप्रैल के टाइम पे एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इसमें स्टैटिक भी पोर्शन कवर कर लिया थोड़ा थोड़ा, सब कुछ तो मैं नहीं कर पाई इसमें क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती, फिर कोई बेनिफिट भी नहीं होता उस चीज का कि मैं बार बार वही चीज को रिपीट करे जा रही हूँ, तो वो भी चीज का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।